नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ अपडेट। कहते हैं कि हिंदुस्तान की 1/4 जनसंख्या इस बीमारी से ग्रसित है। बीमारी का नाम है डायबिटीज़, जिसे आप अपनी सादी भाषा में शुगर कहते हैं। आज हमारे साथ इसके विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मंगलम सिटी हॉस्पिटल से हैं, और बात करेंगे कैसे होती है डायबिटीज़ और उसके क्या निदान हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में जो खास हेल्थ अपडेट कार्यक्रम हम लेकर आते हैं, डायबिटीज़ के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं और क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण कि लोग डायबिटीज़ से ग्रसित होते हैं। नमस्ते दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक प्रकाश। मैं एक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हूं। एंडोक्रोनोलॉजिस्ट टर्म जो होती है वो काफ़ी कठिन होती है बोलने में, लेकिन इजी टर्म्स में मैं बता दूं कि जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि फिजिशियन करने के बाद 3 साल की पीएचडी डिग्री करते हैं, तो जो एंडोक्राइन होते हैं वो शुगर, थायराइड और बाकी हार्मोन संबंधी बीमारियों में पीएचडी होते हैं। और इस बीमारी तो ये इनफैक्ट जैसे कोविड एक महामारी थी, तो डायबिटीज़ को एक न्यू जनरेशन का पेंडेमिक बोला गया है, क्योंकि जनरेशन गैप और लाइफस्टाइल इतनी फास्ट कर ली हमने। हम सब चाहते हैं खाना फास्ट शॉर्टकट से खाएं, अपने सारे काम हम डेलीगेट कर देते हैं और खुद हम इनएक्टिव होते जा रहे हैं। तो वी आर प्रोग्रेसिंग, बट हम इस पेंडेमिक के चपेट में आ रहे हैं। तो आज हम डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा और मैं चाहता हूं कि इस बीमारी को हम बीमारी नहीं रहने दें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं चाहता हूं कि आज हम प्रिवेंटिव स्टेप्स पे सोचें कि किस हिसाब से डायबिटीज होने से हम रोक सकते हैं, और अगर डायबिटीज हो गई तो जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको कैसे हम पकड़ें या कैसे टेस्ट करें और उनसे कैसे बचा जा सके। हिंदुस्तान की करीब 61 करोड़ जनसंख्या जो है वो इस डायबिटीज से ग्रसित है। उसका मुख्य कारण क्या है? डायबिटीज़ मुख्यतः 3-4 प्रकार की होती है। मेनली तो टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि 95% डायबिटीज़ जो होती है वो टाइप 2 होती है। और फिर उसके बाद कुछ कुछ केसेस में बच्चों वाली डायबिटीज़ होती है जिसको टाइप 1 बोलते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी भर के दौरान डायबिटीज़ होती है जिसको हम जेस्टेशनल बोलते हैं, या कोई अदर टाइप ऑफ डायबिटीज़। जैसे पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, तो किसी का अगर पैंक्रियाज खराब है किसी कारण से, या तो वो अल्कोहल की वजह से, या कोई पैंक्रियाज कैंसर की वजह से, या कोई भी क्रोनिक पैंक्रियाज की बीमारी से, तो जिस भी कारण से हमारा पैंक्रियाज अफेक्ट होगा, या कुछ दवाइयाँ हैं जो इंसुलिन को निकालने में या इंसुलिन के अपोजिट एक्शन करते हैं, तो वो डायबिटीज़ करेंगी। लेकिन दर्शकों के लिए मैं सबसे सिंपलेस्ट, जो लोग ज़्यादातर जिससे 95% लोग अफेक्टेड है, वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन आपके शरीर में बहुत होता है, लेकिन अगेन आपकी जीवन शैली खराब है और आप ऐसा फास्ट फूड्स खा रहे हो या ऐसे खाने खा रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा शुगर्स जिनमें है और बॉडी उनको पचा नहीं पा रही है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो आजकल बढ़ती जा रही है वो हमारी बैड लाइफस्टाइल, हमारे फूड पे और हमारे फिजिकल एक्टिविटी। तो अगर आप फूड इंटेक को बेटर कर लेते हो, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा लेते हो, तो आपको जो डायबिटीज़ होने की रिस्क है वो बहुत कम हो जाती है। तो मेनली हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ नापने के 2 तरीके हैं। सुबह जब उठ के नापी जाती है तो उसे फास्टिंग कहते हैं, और खाना खाने के बाद की जो डायबिटीज़ है उसे पीपी कहते हैं। टर्मोलॉजी क्या है, इसे किस तरीके से नापा जाता है, किस तरीके से इसको खास रूप से लोग देखते हैं कि फास्टिंग क्या है और पीपी क्या है? फास्टिंग वर्ड का मतलब आइडियली तो ये होता है कि जैसे आपने रात में 10 बजे खाना खाया और 8 घंटे तक आपको कुछ कैलोरी इंटेक नहीं लेना है। मतलब आप पानी पी सकते हैं, और जैसे ही आपकी नींद खुले तो ब्रश करने के तुरंत बाद या अपनी सुबह की चाय लेने से पहले जो आप शुगर नापेंगे वो फास्टिंग होगी। अगर आपने चाय वाय पी ली या कुछ खा लिया उसके बाद नाप रहे हो तो फिर वो रैंडम कहलाएगी। तो फास्टिंग शुगर का मतलब है कि 8 या 10 घंटे आप भूखे रहे, और जैसे ही आप उठे जो आपने फर्स्ट टेस्ट किया वो आपका मतलब फास्टिंग शुगर होगी। पीपी का मतलब है पोस्ट प्रेंडियल। पोस्ट का तो मतलब होता है बाद में, प्रेंडियल मतलब खाना। तो अगर हम खाने के बाद नाप रहे हैं, और एग्जैक्टली पीपी नापने का सही तरीका है 2 घंटे बाद नापना। तो अगर कोई पेशेंट चाहे ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद नाप रहा है तो वो पोस्ट ब्रेकफास्ट पीपी हो गई, लंच के 2 घंटे बाद या डिनर के 2 घंटे बाद तो वो पीपी हो गई। इन दोनों मैं प्लीज अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने शुगर लेवल्स कंट्रोल देखना चाहते हैं तो फास्टिंग के लेवल्स जैसे 90 to 130 होने चाहिए, पीपी के लेवल्स 140 से 180 होने चाहिए। इनके अलावा कोई भी आप अगर किसी भी और टाइम पे शुगर चेक कर रहे हो, क्या बोल रहे हैं 90 to 130, 90 से लेके 130। अगर हम जैसे हम चर्चा करेंगे कि कोई पेशेंट अगर डायबिटीज का ऑलरेडी है और वो अगर ट्रीटमेंट ले रहा है, WHO वाला चीज अलग है, वो डायग्नोसिस और डायबिटीज है, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं उस केसेस में बोल रहा हूँ कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट ऑलरेडी है और वो अपने शुगर्स चेक कर रहा है
तो उसके जो लेवल होने चाहिए वो खाली पेट के 90 से 130 होने चाहिए और 2 घंटे के बाद के 140 से 180 होना चाहिए। अगर हम कोई डायबिटिक पेशेंट के हिसाब से अगर वो यंग एज का है तो हम उसको 100 से 110 भी रख सकते हैं या इवन 90 to 100 भी रख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे बॉडी में लो शुगर्स होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो कोई अगर 40, 50 या 60 ईयर्स के अबव है तो हम उसको ऐसा नहीं है कि 120 के नीचे रखेंगे, उसमें हम 130 तक रख सकते हैं। सेम गोज फॉर पीपी शुगर्स जिसको हम 140 से लेके 130। तो बेसिकली मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आपकी एज पे भी डिपेंड करता है कि आपके शुगर टारगेट्स क्या होने चाहिए। जितनी एज कम है हो सकता है आप 90 से 100 या 110 के बीच में रखिए। अगर आपकी एज थोड़ी सी हायर साइड है मोर देन 50, 60 तो आप उसको 110। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरी डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन पे है। ये टर्म क्या है? ये किस तरीके जांचें कि ये बॉर्डर लाइन की डायबिटीज़ सही है या गलत है? आई थिंक आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो इससे पहले लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है, तभी तो वो समझेंगे बॉर्डर लाइन क्या है। तो अभी हम पहले जैसे नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मल जो शुगर्स होती हैं किसी की भी वो खाली पेट 100 से कम होनी चाहिए, 2 घंटे बाद वाली 140 से कम होनी चाहिए और 3 महीने वाली जिसको हम HbA1c बोलते हैं वो 5.6% में होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। या तो पेशेंट को अगर ऐसे पता है या किसी को पता है कि परसेंट वाली जांच कितनी होती है तो परसेंट वाली जांच जो 3 महीने का एवरेज है वो हमेशा 5.6 से कम होना चाहिए। और जो रैंडम है अगर आपने खाली पेट या 2 घंटे बाद नहीं नापी तो उसको हम रैंडम बोलेंगे, तो रैंडम 200 होनी चाहिए। तो अगर आपके ये चारों टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, खाली पेट 100 से कम आ रही है, 2 घंटे बाद वाली 140 आ रही है, 3 महीने वाली आपकी 5.6 से कम आ रही है और रैंडम कभी भी आप कर रहे हो तो 200, तो दिस इज नॉर्मल। इन्हीं में अगर हम जाते हैं कि 2 घंटे खाली पेट आपकी 126 एंड अबव आ रही है, 2 घंटे बाद वाली 140 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा आ रही है, 3 महीने वाली 6.5% से ज़्यादा आ रही है और रैंडम जब भी आप कर रहे हो 200 से ज़्यादा, तो हम उसको बोलेंगे डायबिटीज। इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यूज़ हैं, खाली पेट 100 से 125, 2 घंटे बाद वाली 140 to 199 या 5.7 to 6.4, इसको बॉर्डर लाइन बोलते हैं। तो आपके लिए ये बहुत मैटर करता है कि आप कौन सा टेस्ट ले रहे हैं और सिर्फ एक बार एबनॉर्मल आना नहीं है। जो एबनॉर्मल टेस्ट हैं एटलीस्ट आपके 2 टेस्ट एबनॉर्मल होने चाहिए और कम से कम 1 महीने अपार्ट वो कंसिस्टेंटली एबनॉर्मल होने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से बात की जाती है कि डायबिटीज़ बढ़ गई है तो सीधा सवाल ये पूछा जाता है कि क्या मीठा खाया था, क्या शुगर इंटेक से शुगर बढ़ती है या ये केवल मिथ है? ये मिसनोमर है, मैं यही बोलूंगा। बहुत सारे पेशेंट्स से मीठा नहीं खाते लेकिन उनकी शुगर बढ़ती है। तो शुगर है क्या, मतलब हम पूरी आज हमारा जो चर्चा का विषय सही है वो शुगर है। तो लेकिन लोगों को यही नहीं पता है। लोगों का मानना है कि मीठा मतलब शुगर। मीठा डज नॉट मीन शुगर, मीठा मीन्स मोर शुगर। लेकिन व्हाट इज शुगर? शुगर इज बेसिकली ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमारे सारे सीरियल्स जैसे कि रोटी, चावल, मोटा अनाज या हमारे कोई भी मैदा, गेहूं, जो भी चीज़ हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो हम साइंस की टेक्स्ट बुक में प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में टूटते हैं और ग्लूकोज शुगर है। हाँ, लेकिन अगर आप चीनी खाओगे, चीनी में सुक्रोज है, तो वो तुरंत सिर्फ शुगर में, ग्लूकोज में टूटेगी। तो ऑडियंस को अगर जनरल वे में समझना है तो आपको ये समझना है कि कोई भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं या खाद्य पदार्थ हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में टूटेंगे। आप मीठा खाओगे तो बहुत ज़्यादा टूटेंगे, तो मीठे से ज़्यादा शुगर बढ़ेगी या शुगर होने के रिस्क है। लेकिन नॉर्मल भी आप मीठा नहीं भी खाते हो तो भी आपको शुगर हो सकती है। एक चीज़ और भी है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर इंसान भागता है, दौड़ता है, स्ट्रेस में जीता है। क्या स्ट्रेस से भी डायबिटीज़ बढ़ती है? यस। अब स्ट्रेस और शुगर का क्या लेना देना है? पहली बात तो हम स्ट्रेस को मेजर नहीं कर सकते। हो सकता है कि मैं यहाँ अभी आप लोग से डिस्कशन कर रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में हो कि अरे क्लिनिक पे 10 पेशेंट्स हैं, या अभी ये कि कल मुझे यहाँ टॉक देना है, यहाँ ही देना है। तो मेरे लिए स्ट्रेस को मैं मेजर नहीं कर सकता। ऐसे ही कोई भी, बहुत लोग बोलते हैं नहीं हम तो स्ट्रेस फ्री हैं, तो लेकिन उनका देखेंगे तो शुगर्स में उनके फ्लक्चुएशन आते हैं पेशेंट्स के। तो आई थिंक स्ट्रेस का सबसे बड़ा मेजरमेंट यही है कि आपकी शुगर्स या दिनचर्या कैसी चल रही है। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमें एक हार्मोन, आई थिंक बहुत लोगों के लिए न्यू होगा, लेकिन स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो शुगर्स, इंसुलिन के जस्ट अपोजिट काम करता है। हमारे इंसुलिन का काम है कि हमने जो भी शुगर्स खानी खाया उसको डाउन करना, और कॉर्टिसोल का काम है शुगर्स लेवल्स को बढ़ाना। तो बेसिकली जब हम स्ट्रेसफुल रहते हैं तो हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और उससे फिर शुगर्स लेवल्स बढ़ते हैं। एक चीज़ और भी है डॉक्टर साहब, माना जाता है कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा
क्या इसके कारण भी शुगर बढ़ती है? आपको लगता है कि इसके कारण भी शुगर बढ़ती है? ओबेसिटी इनफैक्ट एक रिस्क है, क्योंकि ओबेसिटी बिहेवियर जिसका रहेगा, जिसके मतलब फैट सेल्स ज़्यादा होंगे, जिसको मोटापा ज़्यादा होगा, तो उसके फूड ईटिंग हैबिट्स ऐसे रहेंगे जो कि ओबेसिटी भी करेंगे और डायबिटीज़ भी करेंगे। तो ओबीज पीपल को डायबिटीज़ होने की ज़्यादा रिस्क है, साथ साथ उनको कोलेस्ट्रॉल और बीपी होने की बीमारियां ज़्यादा हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि मतलब ओबेसिटी तो एक पिटारा है जिससे कि कभी बहुत आपको सारी डायबिटीज, बीमारियां। हाँ मतलब, और इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोलते हैं मेटाबॉलिक कि आपको अगर एक सिंड्रोम का मतलब होता है 2 3 4 बीमारी एक साथ लेना। तो अगर आपकी जैसे वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, तो आज ना कल आपको बीपी की बीमारी या जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी या बाकी डायबिटीज़ होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अक्सर किसी से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि मेरे पिताजी को भी डायबिटीज़ थी, मेरे दादाजी को भी डायबिटीज़ थी, अब मुझे तो होनी ही थी, 50 का मैं हो गया हूँ, मुझे तो होनी ही थी। क्या डायबिटीज़ जेनेटिक होती है या डायबिटीज़ जेनेटिक नहीं होती है? टाइप 2 डायबिटीज जैसे कि मैंने डिस्कस किया, उसमें स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री रहती है, क्योंकि वो जीन्स से अफेक्ट होती है। लेकिन जीन्स तभी काम करेंगी जब आप एनवायरनमेंट अपने को ऐसा दोगे। सपोज आपको जीन्स शुगर की, डायबिटीज़ की नहीं मिली, लेकिन आप एकदम फिजिकली इनएक्टिव हो, घर में सारा मेड्स काम कर रहे हैं, आप हमेशा गाड़ी यूज़ करते हो, बिल्कुल पैदल नहीं चलते हो, बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करते हो, ऊपर से खाना ऐसा खा रहे हो जो कि मैदा जिसमें ज़्यादा है, या बाहर के खाना खा रहे हो, ऑयली खा रहे हो, तो डेफिनेटली अगर आपको जीन्स नहीं भी मिले हैं तो भी आपको डायबिटीज़ होगी। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है और वो पहले से ही फिजिकली एक्टिव बहुत हैं, खाने पीने की मतलब ध्यान रखते हैं, तो फिर उनको डायबिटीज़ नहीं होती। तो जो जीन्स हैं, ये सिर्फ शुगर की बीमारी के लिए नहीं, कोई भी बीमारी के लिए जो जीन्स तभी एक्सप्रेस होते हैं जब आप एनवायरनमेंट अपना चेंज करते हो। तो आपको एनवायरनमेंट बहुत रेगुलेट करना चाहिए कि कैसे आप बिहेव करते हैं। बाई बर्थ भी बच्चों को डायबिटीज़ होती है डॉक्टर साहब, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बाई बर्थ अगर डायबिटीज़ होती है, अगर शुरू के 6 महीने के अंदर डायबिटीज़ हो गई, तो कुछ कुछ जो जीन्स जो कि हमारे पैंक्रियाज को बनने में हो सकता है डिफेक्टिव हों, या पैंक्रियाज का शुगर सेंस करने में या इंसुलिन बनाने में या इंसुलिन के स्ट्रक्चर वाले कुछ जीन्स गड़बड़ हों, तो उनमें डायबिटीज़ होती है। इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई बच्चा अपने शुरू के 1 साल के अंदर डायबिटीज़ किसी को हो रही है, शुरू के 6 महीने हो रही है, तो उसको हम कंजेनाइटल डायबिटीज़ बोलते हैं। मतलब उसकी जीन्स में प्रॉब्लम है, और 6 महीने के बाद हो रही है तो उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ या अदर टाइप ऑफ डायबिटीज़ होने के चांस ज़्यादा होते हैं। एक चीज़ वो और भी है कि मदर को प्रेगनेंसी टाइम में अगर डायबिटीज़ है तो क्या बच्चे को डायबिटीज़ हो सकती है? उससे डायबिटीज़ बच्चे को कोई नहीं नहीं। हो सकती, लेकिन अगर मदर को डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी के समय, जिसको हम जेस्टेशनल या प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ बोलते हैं, तो बच्चे का एक ज़्यादा वेट होना, जैसे 4 किलो से बच्चे का ज़्यादा वेट होना, या और बच्चे का मोटा होना, तो ये सब होना रिस्क रहती है। लेकिन बच्चे को एडोलेसेंट एज में 10-12 साल के बाद टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। एक बात तो सही है डॉक्टर साहब, आपने कहा कि चलिए प्रेगनेंसी में अगर मदर को डायबिटीज़ है तो बच्चे में आ सकती है, जिस तरीके से आपने कहा, परंतु ये भी माना जा सकता है कि जिस तरीके से एक टर्म आती है, लोगों से अगर डिस्कस किया जाता है, लोग जिस तरीके से बात करते हैं कि 50% जो न्यू मदर्स हैं वो भी डायबिटीज़ का शिकार हो जाती हैं। क्या ऐसा माना जाता है कि 50% जो न्यू मदर्स हैं उनके अंदर भी डायबिटीज़ हो जाती है? न्यू मदर्स मतलब जो प्रेगनेंट, हाँ, अगेन प्रेगनेंसी में क्योंकि हम लोग एज एन एशियन, हमारी जो जीन्स हैं एज कम्पेयर टू यूएस या कॉकेशियंस, हमारी डायबिटीज़ प्रोन जीन्स है जी। प्लस आजकल जो ओबेसिटी का एपिडेमिक बढ़ गया है, आजकल लड़कियों में पीरियड्स भी जल्दी होने लगे हैं। पहले के ज़माने में 12-13 ईयर्स पे होते थे, तो आजकल प्यूबर्टी भी जल्दी आ रही है। लड़कियों में पीसीओडी की बीमारी बहुत बढ़ गई है। तो अगर आप बच्चे का या बच्ची का वेट हायर साइड है, उसके पीरियड्स इरेगुलर हैं, पीसीओडी है, तो ऐसे पेशेंट्स को डायबिटीज़ पहले से होने की या बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ होने की रिस्क ज़्यादा होती है। ठीक है। फिर जब ऐसे मदर्स प्रेग्नेंट होते हैं तो 5th या 6th मंथ के बाद बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज्म होते हैं कि वो ऐसे हार्मोन्स बनाता है जिससे कि शुगर्स और अनकंट्रोल होती हैं 6 मंथ के अराउंड, तो उनमें फिर डायबिटीज़ की रिस्क ज़्यादा हो जाती है। इनफैक्ट 40-50% जैसा आप सही बोल रहे हैं, तो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस होने की बहुत संभावना बढ़ गई है, क्योंकि लोग पहले से ही रिस्क फैक्टर्स बढ़ गए हैं। लोग ओवरवेट हैं, लोग को कोविड के बाद ऑलरेडी रिस्क बढ़ गए हैं, लोग हमारे जीन्स में ऐसा है, प्लस पीसीओडी एक बहुत बड़ा रिस्क है एक फीमेल के डायबिटीज़ होने का, और फैमिली हिस्ट्री तो है ही इम्पोर्टेंट।
तो मल्टीपल फैक्टर्स हो गए हैं आजकल खासकर। लेकिन ले दे के अगर एक बात पे अगर हम सबसे ज़्यादा गौर करें, चाहे डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट की सक्सेस की बात हो, चाहे डायबिटीज़ होने की रिस्क हो, डाइट एंड लाइफ स्टाइल, सारी कुछ डाइट एंड लाइफ स्टाइल की, जिसको हम सबसे कम तवज्जो देते हैं। जैसे कि आगे हम डिस्कस भी करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो कितना फायदा करता है। तो डाइट एंड लाइफ स्टाइल से आप 1 to 3% HbA1c रिड्यूस कर सकते हो। लोग तो डायबिटीज को रिवर्स भी कर लेते हैं अगर वेट लॉस और ये होता है, और हम सोचते हैं कि नहीं हम इंसुलिन और डायबिटीज की दवाइयों से कंट्रोल करें। तो डाइट एंड लाइफ स्टाइल इज द मेजर रीजन, जो आपका सवाल था कि क्यों इतनी, मतलब आपका कहना है कि डायबिटीज रिवर्सल हो सकती है? डेफिनेटली। टाइप टू टाइप टू क्योंकि टाइप 2 जो है वो बैड लाइफस्टाइल वाली डायबिटीज थी, जिसमें इंसुलिन बहुत है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। हमको इंसुलिन को वर्क करना है। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है जो हमने खाना खाया, जो हमने शुगर्स इनटेक किए, उसको मसल्स और फैट में या बॉडी को यूज करने देना। तो अगर टाइप 2 डायबिटीज किसी को है तो उसके शरीर में इंसुलिन तो बहुत है, जैसे समुद्र में बहुत सारा नमक है लेकिन उस नमक को यूज नहीं कर सकते। तो अगर इंसुलिन को हमको यूज करवाना है तो हमको ऐसा खाना देना पड़ेगा जो धीरे धीरे शुगर रिलीज कर रहा है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। दूसरी बात कि हम खाने के साथ अगर खाने के बाद फिजिकल एक्टिविटी करें या एक नियमित रूप से एक्टिविटी करें तो जो ग्लूकोज लेने वाले सेल्स हैं वो बहुत इजीली ग्लूकोज ले लेते हैं। इंसुलिन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं तो अगर आप सिर्फ खाए जा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो इंसुलिन को बहुत धक्का मार मार के या अपने लेवल्स बढ़ा के उन पे वर्क करना होता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक और टर्मोलॉजी है कि डायबिटीज़ के कारण नर्व या नसें कमज़ोर होती है या उनके अंदर रुकावट पैदा होती है। ब्रेन स्ट्रोक और ऐसी जो बीमारियां हैं, क्या डायबिटीज़ से पैदा होती है या डायबिटीज़ का मुख्य कारण है? दोनों थोड़े से अलग चीज़ हैं। मैं अपने ऑडियंस को समझाना चाहूँगा। ऐसा इसलिए होता है कि डायबिटीज़ से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो कुछ छोटी वेसल्स में कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि छोटी छोटी आर्टरीज में क्लॉटिंग या उनमें डैमेज हो जाता है। और कुछ कुछ बड़ी आर्टरी होती हैं जिससे कि जैसे हार्ट की आर्टरीज बड़ी होती हैं तो स्ट्रोक, ये हार्ट अटैक होने के चांस, ब्रेन की आर्टरीज जो मोटी होती हैं स्ट्रोक होने के चांस। तो कुल मिला के डायबिटीज ऐसा क्या करता है कि लोगों की आंख खराब हो रही है, डायलिसिस करनी पड़ रही है, उनके नसों में दिक्कत हो रही है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, मतलब ग्लूकोमा और ये सारी, हाँ ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज से एक्चुअली जो हमारी नसें हैं, वेसल्स हैं, तो वेसल्स में क्या होता है, सेल्स होते हैं एंडोथेलियल सेल्स। तो एंडोथेलियल सेल्स को इंटैक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर जैसे आप ऐसे समझें कि आपके घर में टाइल्स बिछी हुई हैं, उन टाइल्स के ऊपर में पानी चलता है या जैसे खून की नसों में खून चलता है, तो डायबिटीज़ क्या करता है, उन टाइल्स के जॉइंट्स को थोड़ा ढीला कर देता है। जब वो टाइल्स से जॉइंट्स अगर हमारे ढीले हो जाते हैं तो उसके अंदर, टाइल्स के अंदर पानी घुस जाता है या कुछ डैमेज हो जाता है या वो फूलने लगती हैं, और जब फूलने लगती हैं तो ब्लॉकेज और ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको हम मेडिकल टर्म्स में एंडोथीलियम बोलते हैं। तो एंडोथीलियम अगर हमारा अच्छा रहेगा, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स के टाइल्स अगर ठीक रहेंगे तो हमारा ब्लड अच्छे से फ्लो होगा, हमें कुछ ब्लॉकेज नहीं होगी। लेकिन डायबिटीज से ये जो बैलेंस है एंडोथीलियम का वो गड़बड़ हो जाता है और ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डायबिटीज में, जो कि कई ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल। ये जो चर्चा आपने जिस तरीके से हमारी चल रही है उसमें एक चीज़ और भी कहा जाता है कि डायबिटीज़ के कारण पाँव में सुन्नता, हाथों में सुन्नता, पाँव में झंझनाहट, ये सब जो होती है, ये डायबिटीज़ के लक्षण हैं या वाकई में B12 या और कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण ये होती है, या डायबिटीज़ इसमें मुख्य रूप से एक लक्षण है? डायबिटीज़ से हमेशा जो झंझनाहट होती है, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी भी बोलते हैं, वो जनरली तलुओं से चालू होती है, दोनों पैरों से, है ना, और धीरे धीरे वो फिर ऊपर की तरफ, एंकल के तरफ, पिंडलियों में और ऊपर आती है। जनरली हाथों में डायबिटीज़ से झंझनाहट तब तक नहीं होती है जब तक वो घुटने तक नहीं पहुंच जाए, क्योंकि डायबिटीज़ की जो न्यूरोपैथी है या नस कमज़ोर होना, वो इसी टाइप की होती है कि वो नीचे से चालू होकर फिर ऊपर चलती है। हाँ, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स और खासकर वेजिटेरियन पेशेंट्स में B12 की कमी बहुत होती है, और प्लस मेटफॉर्मिन एक डायबिटीज़ की दवाई है जो B12 की कमी को बढ़ाती है। तो अगर आपको ओवरऑल झंझनाहट हो रही है और स्पेसिफिक इस पैटर्न में नहीं हो रही है और आप एक डायबिटिक पेशेंट हो, तो आपको फिर B12 की कमी हो सकती है। लेकिन डायबिटीज़ से अगर आपको नसें कमज़ोर हो रही हैं, झंझनाहट हो रही है, तो वो स्पेशली आपके तलवों में पहले तो ऐसा लगेगा कि भड़कन हो रही है, दोनों पैरों में जलन हो रही है, फिर उसके बाद लग सकता है कि कोई सुई चुभ हो रहा है, कोई आप पे ऐसे पिंस एंड नीडल सेंसेशन,
और ये दोनों होने के बाद कई बार पेशेंटों को आपको जान के, और मैं जनरल ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ, कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम अपनी चप्पल हमारी उतर जाती है, हमें पता नहीं चलता है, हमें सेंसेशन नहीं होते, या हमारे पैर में कील गड़ जाती है, हमें पता नहीं चलता। एक दो पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनके चप्पलों से कील उनके पैर में चली गई, घाव हो गया, पता नहीं चला, या उनके पैरों में सेंसेशन नहीं थे, हीटर के सामने बैठे हुए थे, ठंड में हीटर से जल गए। तो डायबिटीज से शुरू में तो भड़कन होती है, जलन होती है, और जब बिल्कुल लेवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस पेशेंट या पर्टिकुलर पेशेंट की 3 महीने का कैसा चल रहा है। अगर उसका 7% 8% के आसपास अगर 5-10 साल से अनकंट्रोल चल रहा है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांस ज़्यादा है। अगर लेवल ज़्यादा है तो उससे कुछ दिन के लिए हो सकती है, और ये भड़कन और जलन हो सकती है। सुनपन यूजुअली नहीं होगा। सुनपन तभी होगा जब 5 साल 10 साल तक आपने अपने शुगर्स को अनकंट्रोल रखा। क्या डायबिटीज़ हड्डियों को कमज़ोर करती है? अगर हड्डियों को कमज़ोर करती है तो क्या लोगों के चलते चलते जब कभी कभार फ्रैक्चर हो जाते हैं तो क्या डायबिटीज़ उसका मुख्य कारण है? ऐसा कहा जा सकता है? हड्डियां कमज़ोर होती है, डायबिटीज से थोड़ा सा वीकनेस तो होती है, लेकिन जो हड्डियां की गलन या हड्डियां कमजोरी होना, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, डायबिटीज में क्लियर कट तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं मिलती, लेकिन हो सकता है उनको और भी कुछ बीमारियां हों जिससे कि जो हड्डियां गल गई होंगी, या जिससे कि रिस्क फिर ज़्यादा हो गई होगी। प्लस डायबिटीज़ में मसल्स भी वीक होती हैं, तो हो सकता है इम्बैलेंस की वजह से ट्विस्ट हुआ, और ट्विस्ट की वजह से हुआ। यूजुअली अगर आप मुझसे ऐसे पूछे कि ऑस्टियोपोरोसिस डायबिटीज से होती है क्या, तो एज सच डायबिटीज से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होती। अक्सर कहा जाता है या अक्सर लोगों से सुना भी जाता है कि फास्टिंग मेरी बढ़ी हुई आई है और खाना खाने के बाद की जो मेरी शुगर है वो मेरी बराबर है जितनी मुझे ना होनी चाहिए, एक पैमाने के हिसाब से 200 के अंदर होनी चाहिए, 200 के अंदर होनी चाहिए, परंतु उसकी फास्टिंग बढ़ी हुई आती है। उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? आई थिंक नहीं, टाइमिंग ऑफ फास्टिंग पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। इनफैक्ट जब आपके डायबिटीज़ रोग विशेषज्ञ जो हैं वो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो किस टाइप की मेडिसिन दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि फास्टिंग क्यों होती है और पीपी क्यों होती है ना, मतलब क्यों ज़्यादा होती है। जैसे नॉर्मली जो फास्टिंग शुगर्स होती हैं वो हमारे लिवर जो होता है हमारा, वो बीच बीच में शुगर्स थोड़ा रिलीज करता है। तो जैसे हम खाना तो हम 8-9 बजे खा लेते हैं, तो उस हिसाब से तो शुगर्स हमारी सुबह तक कंट्रोल होनी चाहिए। लेकिन जब भी हम भूखे रहते हैं, जब हमारी फास्टिंग पीरियड होता है, तो लिवर क्या काम करता है कि आपकी शुगर्स एकदम डाउन नहीं चली जाए, तो लिवर ग्लूकोज बनाता रहता है। तो जो डायबिटीज की जो सबसे कॉमन दवाई, अगर आप मुझसे पूछें कि 100 में से 99 लोग को क्या दवाई चल रही होगी, वो मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन क्या करती है, फास्टिंग शुगर्स पे ही इफेक्ट करती है। तो हो सकता है जो आप सिनेरियो बता रहे हो उसमें वो जो मेटफॉर्मिन की डोज है वो थोड़ी कम है, या कई बार लोगों को खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने की आदत होती है, या रात के खाने के बाद बिल्कुल वॉक करने की आदत नहीं होती है। तो उस हिसाब से कि अगर वो 2 घंटे बाद वाली, नाश्ते के बाद वाली ठीक करें तो वो तो नॉर्मल आएगी, लेकिन हो सकता है उनकी लंच और डिनर वाली बढ़ी हुई आती हो, जिनका उनको पता ही नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग तो इसी भ्रम में रहते हैं कि उनको लगता है कि अगर हमारी फास्टिंग और आफ्टर ब्रेकफास्ट ठीक आ रही है तो हमारी आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर भी ठीक आएगी। क्योंकि जब वो करते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारी शुगर तो ठीक आ रही है, खाली पेट 120 130 आ रही है, 2 घंटे बाद 140 160 आ रही है। ऐसा इसलिए कि नाश्ता हल्का करते हैं तो पीपी ठीक आती है, लेकिन लंच के बाद उनको करने के बोल के मैं अगर चार्ट देता हूँ उनको कि आप करके लेके आइए, तो उनकी लंच के बाद या डिनर के बाद ज़्यादा आती है। तो जब तक आप ऐसे 4 या 6 शुगर्स नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। प्लस आपके मेडिसिन पे भी डिपेंड करता है। जो पेशेंट्स अगर वैसी इंसुलिन ले रहे हैं जो खाने से पहले वाली है, तो वो खाने के बाद वाली शुगर्स को तो कंट्रोल करेंगे, लेकिन जो खासकर फास्टिंग शुगर्स को कंट्रोल करने के लिए एक मतलब थोड़ी सी लंबी इंसुलिन लेनी होती है, जो कि एक टाइम लगती है 10 बजे के आसपास, जिसको ज़्यादातर हमारे मरीज या ऑडियंस जानते होंगे, उनके रिलेटिव्स को लगती होगी, जिसको हम ग्लार्जिन इंसुलिन बोलते हैं। तो ग्लार्जिन इंसुलिन जो कि लेंटस, बेसालॉग, वेसाक्लार, बहुत सारे नामों से आती है। तो ग्लार्जिन इंसुलिन जो होती है वो फास्टिंग पे वर्क करती है। तो हो सकता है आपको ग्लार्जिन इंसुलिन की नीड हो या मेटफॉर्मिन की डोज बढ़ाने की ज़रूरत है, तो इसलिए आपकी फास्टिंग। ऐसा भी कहते हैं अक्सर कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपकी किडनी पे सबसे पहले असर आता है या फिर किसी ऑर्गन पे भी असर आता है। क्या आपको लगता है कि डायबिटीज़ के कारण किडनी या दूसरे ऑर्गन्स पे भी असर आता है? आपको लगता है ऐसा कहीं कि वाकई में डायबिटीज़ इतनी घातक बीमारी है कि दूसरे ऑर्गन्स भी उसके कारण हार्म होते हैं? डायबिटीज़ से अगर आप मुझसे पूछें कि डॉक्टर साहब एक चीज़ बताओ जिससे कि मुझे पता चल जाए कि
मुझे डायबिटीज से कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। तो अगर मेल है तो मैं बोलूंगा सेक्सुअल डिसफंक्शन। सबसे पहला फीचर लड़कों में या मेल्स में जो आता है डायबिटीज से वो होता है सेक्सुअल डिसफंक्शन, मतलब जो मर्दानी ताकत जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि अपने जो लिंग में तनाव वो कम होना सबसे पहले शुरू हो जाता है। तो क्योंकि जो अपने लिंग की नसें हैं वो बहुत पतली पतली होती हैं, और अगर वो पतली पतली नसें में खून नहीं जाएगा तो आप सोचिए कि जो सबसे पहला इफेक्ट है वो लिंग के तनाव में आएगा। और फिर धीरे धीरे अगर आपकी छोटी नसें खराब हुई हैं तो आंख की छोटी नसें खराब होना, गुर्दे की छोटी नसें खराब होना, और फिर धीरे धीरे मोटी मोटी नसें जैसे हार्ट की या स्ट्रोक की वो आना है। तो एक जो लिंग का तनाव या सेक्सुअल डिसफंक्शन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, और डायबिटीज से बाकी फिर धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चला है वीगन होना, फूड हैबिट्स में वीगन होना। लोग कहते हैं कि दूध और दूध के प्रोडक्ट से डायबिटीज़ होती है। आपको लगता है कि दूध और दूध के प्रोडक्ट्स यूज़ करने से डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, उनको वीगन होने पे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, या दूध के प्रोडक्ट छोड़ने से डायबिटीज़ को कम किया जा सकता है, या नहीं होगी डायबिटीज़, या मिथ है कि वाकई में इसको माना जा सकता है? इस पे मेरा व्यू ये है कि मिल्क एक एनिमल प्रोटीन है, और बहुत सारे वीगन्स इसलिए बन रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो ऑटो इम्यून बीमारी हैं उनको कम से कम किया जाए, क्योंकि जो एनिमल प्रोटीन होते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट प्रोटीन उसमें एंटीजन ज़्यादा होते हैं। एंटीजन से ज़्यादा मतलब एंटीजन बोलने का मतलब है जो ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी उनको अलग से रिकॉग्नाइज करती है, तो हो सकता है कि बॉडी उनके खिलाफ इम्यून अटैक करे और फिर उनको डैमेज करे। तो कई बार जो मिल्क है उससे बोला जा सकता है कि टाइप 1 या ऑटो इम्यून डायबिटीज हो सकती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा कोई बहुत रोल नहीं देखा गया है कि दूध पीना बंद करें या वेगन बने तो डायबिटीज कंट्रोल में फर्क पड़ेगा। दूध जरूर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि चाय है या दूध है, तो आप लोगे तो तुरंत शुगर स्पाइक्स करेंगी। तो एज कम्पेयर टू एक प्रॉपर मील खाना या अच्छे से खाना, दूध पीना से शुगर्स आपकी स्पाइक होगी अगर आप ज़्यादा लेते हो। जिस तरीके से फूड की बात हो रही है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, खान पीन की बात कर रहे हैं, लोगों का ये मानना है कि अगर आप गेहूं नहीं खाएंगे, सैलड्स ज़्यादा काम में लेंगे, मोटा अनाज ज़्यादा काम में लेंगे, तो आपको डायबिटीज़ में जो आपको डायबिटीज़ अगर है तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, आपकी डायबिटीज़ नहीं बढ़ेगी। तो क्या गेहूं से डायबिटीज़ बढ़ती है, बाकी मोटा अनाज और सैलड खाने से डायबिटीज़ कम होती है? क्योंकि उसमें फाइबर के इंटेक ज़्यादा होते हैं, तो उससे डायबिटीज़ कम हो सकती है। अगर आप सैलड्स ज़्यादा खाएंगे तो सैलड्स का काम क्या होता है, उसमें फाइबर बहुत होता है। तो फाइबर अगर ज़्यादा रहेगा तो वो जो आपके फूड के पार्टिकल्स हैं उनको टूटने, अल्टीमेटली सारे खाने को जैसे हमने डिस्कशन किया, चाहे आप फ्रूट खाओ, चाहे सैलड्स खाओ, चाहे रोटी खाओ, चाहे चावल खाओ, चाहे बिस्किट्स खाओ, एनी फूड दैट यू ईट, अल्टीमेटली उसको ग्लूकोज में टूटना है, और ग्लूकोज में टूट के उसको शुगर्स लेवल बढ़ाने हैं। यही होता है शुगर। तो अगर आप फाइबर खाते हो जैसे कि सैलड्स में या किसी भी चीज़ से, तो वो खाने को बांध के रखेगा और धीरे धीरे रिलीज करेगा। तो जब खाना धीरे धीरे रिलीज होगा और शुगर्स धीरे धीरे बढ़ेगी तो आपकी बॉडी को रिएक्ट करने के लिए टाइम लगेगा और शुगर्स कंट्रोल रहेगी। तो सब बिल्कुल सही बात है कि सैलड जितना खाएंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा जो मैं अपना मैसेज सारे अपने ऑडियंस को भी देना चाहता हूँ, पेशेंट्स को तो देता ही हूँ, जितना हम मोटा अनाज खाएंगे जैसे कि जो अपनी जौ हो गई, रागी हो गई, चना हो गए, या मिलेट्स हो गए जो मोटा अनाज बोलते हैं, तो उनका क्या है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत एक साइंटिफिक टर्म लगती है, क्या है ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि कोई खाना खाया और उसने कितनी देर के बाद शुगर बढ़ाई। हो सकता है मैं और आप आज आइसक्रीम खाएं और हमारी आधे घंटे बाद चेक करें हमारी शुगर 300 पहुंच जाए, उसी के बदले हम एक गाजर का हलवा खा लें, हो सकता है वो धीरे धीरे शुगर बढ़ाए, और एक हम खाएं, रोटी खाएं और थोड़ा सा मीठा दही के साथ खाएं, तो धीरे धीरे वो शुगर बढ़े। तो जो फूड जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का होगा वो उतनी जल्दी शुगर बढ़ाएगा। तो आपका जो सवाल था कि मोटा अनाज खाने से अगर या वैसा अनाज खाने से शुगर्स पे फर्क पड़ेगा, उतना बारीक होगा जैसे मैदा की चीज हो गई, तो वो उतना जल्दी ही टूट जाएगी ग्लूकोज में और उतना जल्दी ही शुगर स्पाइक करेगी। तो आप अगर रागी, जवार, बाजरा या बेजड़ का, जैसे राजस्थान में बहुत एक प्रचलन है बेजड़ का आटा, 14 अनाजों का, तो बेजड़ का आटा खाएंगे तो उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, है ना। तो फाइबर होंगे तो वो आपके ग्लूकोज को बांध के रखेगा, धीरे धीरे रिलीज करेगा, तो उससे शुगर्स कंट्रोल डेफिनेटली होगी। और आप जो बात कर रहे थे पहले वाला सिनेरियो कि फास्टिंग बढ़ी हुई है और पीपी ज़्यादा कंट्रोल है, तो कुछ लोग उल्टे भी होते हैं कि उनकी फास्टिंग हमेशा कंट्रोल आती है और पीपी बढ़ी हुई आती है। तो ऐसे मरीजों को जब मैं
मतलब मोटे अनाज की रोटी देता हूँ या बोलता हूँ कि नहीं आप सलाद ज़्यादा खाओ, तो उनकी बिना गोली के भी 2 घंटे बाद वाली शुगर कंट्रोल हो जाती है। हिंदुस्तान में यानी कि देश में तेल खाने की अपनी एक प्रक्रिया है। तरी वाली सब्जी नहीं खाते हैं तब तक लोगों को मज़ा नहीं आता है। क्या तेल खाने से भी डायबिटीज़ बढ़ती है या नुकसानदायक है तेल डायबिटीज़ वालों के लिए? सबसे मोटा मैसेज सभी लोगों को, कोई भी ऑयल हेल्दी नहीं है। लोग को मैंने सुना है, पेशेंट को सुना है कि सर हम तो कच्ची घानी का तेल खाते हैं, हम तो यहाँ निकालवा के तेल लाते हैं। और नई जनरेशन तो बोलती है हम तो कोल्ड प्रेस ऑयल खाते हैं, हम तो सफोला का ये ऑयल खाते हैं। वो आजकल तो मशीनें भी आ गई है, घर Yes. में लगाने लगे तो सब लोग ऐसे बोलते हैं। हाँ, आई नो, मतलब अगर आप एक प्रिजर्वेटिव वाला ऑयल ले रहे हो और एक फ्रेशली हो रहे हो तो डेफिनेटली फ्रेशली इज बेटर। और इनफैक्ट हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। जैसे सरसों का ऑयल अगर फ्रेशली वो होगा तो उसमें बबल्स ज़्यादा होंगे, झड़प ज़्यादा होगी, स्मेल स्ट्रांग होगी, तो दैट इज गुड। लेकिन कोई भी ऑयल हेल्दी नहीं है। अब मैं बताता हूँ ऑयल हेल्दी क्यों नहीं है। हम अगर 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, जैसे अंडा खाया, दाल खाई, प्रोटीन 1 ग्राम कोई भी प्रोटीन खाया, तो वो जो ग्लूकोज वो कैलोरीज बनाएगा ना, वो 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी बनाएगा। ऐसी कोई भी अनाज खाएंगे या शुगर वाली चीज खाएंगे तो वो 1 ग्राम जो है वो 4 बनाएगा। यानी प्रोटीन और कार्ब खाओगे तो एक ही टाइप की कैलोरीज बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप 1 ग्राम यानी 1 ml तेल लोगे, है ना, तो आपकी जो कैलोरीज हैं वो 1 ग्राम तेल में 9 कैलोरी है, यानी जस्ट अपोजिट है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सलाद खाया, 1 कटोरी सलाद खाया, तो 1 कटोरी सलाद में आपको हैरानी होगी कितनी कैलोरीज है। अगर पूरा 1 कटोरी भर के भी सलाद खाते हो तो उसमें 15-20 कैलोरी है। अब मानते हैं कि हमने भिंडी की सब्जी बनाई, भिंडी की सब्जी मतलब भिंडी सलाद ही है, तो हम सिर्फ भिंडी की अगर सिर्फ सब्जी खाएं, कच्ची भिंडी खा लें या उनको उबाल के खा लें, तो भिंडी की सब्जी की कैलोरीज जो होंगी वो मुश्किल से 50 कैलोरी होंगी। लेकिन अगर 1 चम्मच तेल में भिंडी बनाते हैं, 1 चम्मच मतलब 5 ml, 7.5 ml, 5 ml तेल में भी मानते हो तो 5 × 9 यानी 45। तो यानी एक तरफ आपकी पूरी भिंडी एक तरफ तराजू में और एक तरफ आपका 5 ml तेल। राजस्थान में कोई भी 1 चम्मच तेल में 5 ml नहीं बनाता। तो आप ये सोचो कि सब्जी और खाने की तो कैलोरीज जितनी है, लेकिन तेल डाल के आपने 3 गुना खाना खा लिया और आप बोलते हो आज तो मजा आ गया, और फिर शुगर करोगे तो 2 घंटे बाद वाली। ऐसे कौन से फ्रूट हो सकते हैं जो डायबिटीज़ वालों को खाने चाहिए और ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो डायबिटीज़ वालों को नहीं खाने चाहिए? और जो मौसमी फ्रूट्स हैं जितने भी जिस तरीके से अभी आम का सीज़न आने वाला है, आपको लगता है कि डायबिटीज़ वालों को आम खाना चाहिए? क्योंकि कुछ आम में फाइबर होते हैं और कुछ आम में फाइबर नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनको खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए? फ्रूट्स जो डायबिटीज़ में नहीं खाने चाहिए हैं, या इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि कम खाने चाहिए। तो ऐसे फ्रूट्स जैसे कि केला हो गया, चीकू हो गया, आम हो गया, खजूर हो गए, या जैसे ये सारे फल जो हैं इनको हम 20 से 30 ग्राम खा सकते हैं। अंदाजा भर लोगों को मैट्रिक समझ में नहीं आते। अब मैं बोलूँगा कि इतना खा लीजिए, तोल के खा लीजिए, कोई तोल के तो नहीं खाता। तो रफली मैं अपने पेशेंट्स को, अभी आम का सीज़न आने वाला है, तो मैं पेशेंट्स को यही समझाता हूँ कि अगर आपको आम खाना है और आप एक डायबिटिक पेशेंट हो, तो आम की एक फांक आप खा लो गुठली, और दूसरा फांक अपने पार्टनर को दे दो या अपने बच्चों को दे दो। लेकिन आप बस एक फांक ही खाओ, है ना, क्योंकि आम में विटामिन सी भी है, फाइबर्स भी हैं, और ऐसे आम खाओ जिसमें फाइबर्स ज़्यादा हैं। जैसे आप देखोगे कि दशहरी आम में बिल्कुल मीठा है, या जैसे लंगड़ा आम है उसमें फाइबर ज़्यादा है। तो जितना फाइबर होगा हमारा डायबिटीज़ के लिए उतना कंट्रोल होगा। चीकू हो गया, 1/4 खा लिया, अंगूर हो गए, 5-6 अंगूर खा लिए। तो मीठे फ्रूट्स खा सकते हो, ये नहीं कि मना है। रही बात पपीता और अनार की, आधी कटोरी या 5-6 आइस क्यूब के बराबर आप पपीते के 1 स्लाइस खा सकते हो, आधा अनार खा सकते हो। तो ये थोड़े फ्रूट्स रेस्ट्रिक्टेड हैं। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं कि तो खा क्या सकते हैं डायबिटीज में और कितना खा सकते हैं। हाँ। जो फ्रूट्स में फाइबर है और वाटर है, जैसे संतरा, मौसमी, अमरूद, केला और नाशपाती, ये सारे फ्रूट्स आप एनालाइज करोगे तो देखोगे ये बहुत मीठे नहीं है और इनमें फाइबर है। तो ये सारे फ्रूट्स आप या तो 1 नग खा सकते हो और या 100 ग्राम खा सकते हो। अमरूद थोड़े बड़े बड़े आते हैं तो हाफ अमरूद ठीक है। तो कुल मिला के कुछ फ्रूट्स 100 ग्राम वाले हैं, ये जो मैंने बताया, कुछ फ्रूट्स 50 ग्राम वाले हैं मतलब आधी कटोरी, और कुछ फ्रूट्स 20-30 ग्राम मतलब 1/4 है। तो आपको डिसाइड करना है कौन सा फल आपको पूरा नग खाना है, कौन सा आधा खाना है, कौन सा 1/4 खाना है। खाइए सब, मस्त रहिए, लेकिन दिमाग लगा के खाइए। एक मिथ और भी है कि अगर पति को शुगर है तो पत्नी को भी शुगर हो सकती है। क्या ये मिथ है कि वाकई में ऐसा होता है?
नहीं, हस्बैंड वाइफ को मतलब डायबिटीज़ का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वाइफ के जो जीन्स हैं वो उसके अपने फैमिली के हैं, हस्बैंड के जीन्स उसके अपने फैमिली के हैं, तो कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ, एक तरीके से हो सकती है कि वाइफ अगर बहुत फूडी है और तो वो हस्बैंड को अपना फूडी वाला खाना खिलाए, या हस्बैंड बहुत फूडी है, पूरे घर का माहौल ऐसा हो कि तेल में खाना बन रहा है, ज़्यादा कैलोरी खाने बन रहे हैं, तो एक दूसरे पे हैबिट्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हो सकती है। लेकिन जेनेटिक वाइज आप पूछें तो कोई लेना देना नहीं। जेनेटिक वाइज नहीं लेना। बच्चों की फूड हैबिट अब सही नहीं है, बच्चों की फूड हैबिट्स अब सही नहीं है, जिस तरीके से उनका जंक फूड खाना और ये सब करना। तो क्या इस अर्ली एज में जिस तरीके से फूड हैबिट्स गलत होती जा रही है, तो आने वाली जो समय होगा, जैसे 17-18 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र आएगी, तब क्या ये डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं ऐसे बच्चे? जो भी कैलोरी डेंस फूड है, कैलोरी डेंस फूड का मतलब है कि 1 ग्राम में कितनी सारी कैलोरीज। अब आपको बहुत, या मेरे ऑडियंस को बहुत आश्चर्य होगा कि नमकीन का एक पैकेट, 100 ग्राम नमकीन 500 कैलोरी होती है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँ अपने ऑडियंस को कि एक रोटी खाते हैं तो 70 कैलोरी होती है। आप अगर एक छोटा सा नमकीन का पैकेट आते हैं, जो हम 10 रुपए का बोलते हैं ना कि चाय की थड़ी में जाके कि एक नमकीन का पैकेट दे दो, 40 ग्राम का वो पैकेट है या 50 ग्राम का मान लो उसको, तो उसमें 250 कैलोरी है। हम ऐसे ही चाय के साथ नमकीन खा जाते हैं, तो चाय की 100 कैलोरी हो गई, और वो जो नमकीन का पैकेट है उसमें 7 रोटी बराबर है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर मैंने एक चाय पी ली और नमकीन खा ली एक पैकेट, तो मैंने कितनी रोटी खाई, तो उसका आंसर होगा 8 रोटी। तो ये सब चीज़ तो हम गिनते ही नहीं है, और फिर हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो घर का खाना खाते हैं, हमारी शुगर कंट्रोल होती है। नमकीन हो गया, बिस्किट्स हो गए, सब में 100 ग्राम में 500 कैलोरी। बच्चे लोग बिस्किट्स खाते हैं, है ना, मेरे घर में ही जो कोई खाता है, या हम ऐसे बिस्किट्स के पैकेट खाते हैं, तो लगभग 100 ग्राम बिस्किट में लगभग उतनी ही होती है। आजकल गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी चीज़ की है, आई थिंक ये बहुत अच्छा माध्यम है कि जिससे कि मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आजकल जितने भी फूड पैकेट्स आ रहे हैं, खासकर चाहे मैगी हो, चाहे मैरीगोल्ड बिस्किट हो, चाहे शुगर फ्री बिस्किट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सबके आगे पर सर्व लिखा रहता है। जैसे आप अगर बिस्किट का पैकेट देखेंगे तो आगे लिखा होगा कि आपको कितने बिस्किट खाने हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि जैसे मैरीगोल्ड बिस्किट में लिखा हुआ है कि पर सर्व मीन्स 3 बिस्किट, तो एक बार में आप 3 बिस्किट खा सकते हैं, क्योंकि 3 बिस्किट 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के बराबर है। ऐसे ही जब शुगर फ्री बिस्किट क्रीम क्रैकर देखेंगे तो उस पर 2 लिखा हुआ है, और रस्क वाले बिस्किट्स पे 2 लिखा हुआ है। तो हर चीज़ लिखी हुई है, तो हमें कितना खाना है ये भी आजकल लिखा हुआ रहता है। पहले तो बस कैलोरी लिखी रहती थी, लेकिन डायबिटीज़ के पैंडेमिक की वजह से और गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से आजकल सब फूड पे फूड लेबल आ गया है। तो आपको फूड लेबल पढ़ना जरूर चाहिए, और मैं चाहूँगा कि हमारे इस डिस्कशन के बाद लोगों को ये हैबिट आए कि कम से कम वो चेक करें कि जो खा रहे हैं उस पर कितना लिखा। एक और चीज़ है, डायबिटीज़ से बचने के लिए, शुगर को अपनाने के लिए लोग शुगर फ्री का काम में लेते हैं, शुगर फ्री मिठाइयाँ काम में लेते हैं, शुगर फ्री पिल्स को काम में लेकर, और अपनी जो मीठा है उसके सेटिस्फेक्शन को कहीं जिंदा रखते हैं। आपको लगता है कि शुगर फ्री वाकई में काम करती हैं? शुगर फ्री का बस इतना ही मतलब है कि वो मीठे नहीं है। अगर आप उसमें कैलोरीज देखोगे तो वो कैलोरीज फ्री नहीं है। तो शुगर फ्री इज नॉट इक्वल टू कैलोरी फ्री। आई होप सब लोग को थोड़ा सा कंटेक्ट समझ में टाइम लगेगा, लेकिन शुगर से जो मार्केटिंग गिमिक सब लोग यूज कर रहे हैं, शुगर फ्री बेच के, या शुगर फ्री मिठाई, शुगर फ्री नमकीन, शुगर फ्री ये दिस दैट, तो वो कहना चाहते हैं कि वो मीठे नहीं है, या उनमें ऐसा मीठा का प्रोडक्ट डाला हुआ है जो कि ग्लूकोज नहीं है, लेकिन उनमें बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैलोरीज तो हैं ही। तो जैसे अगर आप शुगर फ्री बिस्किट्स देखोगे तो उनमें 350-400 कैलोरीज हैं, और नॉर्मल बिस्किट में 500 कैलोरी है। क्या ओल्ड एज में डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है? ऐसा कहते हैं कि ओल्ड एज में डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है, तो वाकई में आप मानते हैं कि ओल्ड एज में डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है? डायबिटीज रिवर्सल की बात करें तो जितना जल्दी आप बॉडी को एक अच्छी शुगर की मेमोरी देते हो, मतलब जितना जल्दी आप अच्छा अपना टारगेट HbA1c अचीव करते हो, जितना जल्दी मेडिसिन को अपने आप डाउन लेके आते हो, उतनी जल्दी रिवर्स होने की बात होती है। अगर किसी को ऑलरेडी 10-15 साल हो गए हैं डायबिटीज से, तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी बॉडी ने ऑलरेडी इतना टाइम बिता दिया है एडजस्ट करके। ऐसे केसेस में अगर हम कंट्रोल करें तो हम नंबर ऑफ दवाइयाँ बढ़ने से या इंसुलिन को स्टार्ट करने से बच सकते हैं। तो ओल्ड एज में जो आपका सवाल था उसके हिसाब से हम ओल्ड एज में डायबिटीज़ को उसी लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, इंसुलिन लगाने से बच सकते हैं।
कई बार लेकिन ओल्ड एज पेशेंट्स में क्या होता है कि उनको किडनीज अफेक्ट होती है, और जब वो किडनीज अफेक्ट होती है तो उनकी शुगर्स अपने आप कंट्रोल होने लगती है। तो कई बार अगर मेरे पास कोई पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरी तो बहुत लो जा रही थी और मेरी इंसुलिन भी बंद हो गई है, मेरी डिवाइस भी बंद हो गई है, और मेरी एज, अगर उस पेशेंट की एज 60 साल से ज़्यादा है, तो मैं उसको एक ही टेस्ट बोलूँगा कि आप मुझे किडनी का टेस्ट, क्रिएटिनिन टेस्ट करके बताओ, क्योंकि हो सकता है कि आपकी किडनीज अफेक्ट हो गई हैं। क्योंकि किडनीज क्या करती हैं कि जो पहले इंसुलिन को निकालती हैं, तो पहले अगर उनके शरीर में इंसुलिन 10-15 मिनट काम करता था, तो किडनीज खराब होने से वो 25-30 मिनट ज़्यादा देर काम करेगा। तो उस केसेस में डायबिटीज़ की दवाइयाँ कम हो जाती हैं या रिवर्स भी हो जाती हैं। एक सबसे बड़ी बीमारी जो देखी जाती है शुगर में, जो सबसे बड़ा एक टर्म देखा जाता है, शुगर के लेवल का लो होना। अक्सर जिन लोगों की 170, 180 या 200 के आसपास शुगर होती है, परंतु रात को सोते समय उनको ये महसूस होता है कि मेरी शुगर लो हो गई है। ये क्या है? ये किस लिए होती है? किस तरीके से होती है? जिनकी शुगर इतनी हाई रहती है, उसके बाद भी लो हो जाना, उसके पीछे क्या कारण है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और इनफैक्ट शुगर लो होना तभी होती है जब आपका जो शुगर का लेवल है वो डाउन आ गया है, जैसे जो HbA1c या शुगर लेवल्स नॉर्मली डाउन है, और आपकी मेडिसिन या इंसुलिन उसी डोज में चल रही है जैसा कि वो 2-3 महीने से चलती आ रही है। तो जैसे अगर सपोज आपका HbA1c 6.5-7% आ गया है, और आपके जो मेडिसिन हैं, जैसे कि कुछ कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि शरीर से इंसुलिन निकालती हैं, जैसे कि ग्लिमिप्राइड हो गई, जो ज़्यादातर लोग समझेंगे कि GP2 या 3 या 0.5 इस टाइप के जो नंबर्स वाली मेडिसिन होती हैं, तो वो ग्लिमिप्राइड या ग्लिक्राजाइड नाम का उसमें सॉल्ट होता है, तो उस सॉल्ट से शरीर से इंसुलिन निकलती है। तो अगर आपका शुगर लेवल्स डाउन की तरफ जा रहे हैं और आप अपने मेडिसिन को डाउन नहीं कर रहे हो या इंसुलिन के डोजेस को कम नहीं कर रहे हो, तो आपके लो होने के चांस होते हैं। दूसरी बात कि पेशेंट्स अगर उनको खाना, क्योंकि मेडिसिन एक फिक्स टाइम के हिसाब से ही इंसुलिन निकालती हैं, और आप अगर अपने खाने में आप खाना कम खाते हो, किसी भी कारणवश तबीयत खराब है या आपको भूख नहीं लगी है, या आप फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा कर लेते हो और खाना कम खाते हो, तो आपके मिसमैच होगा। तो डायबिटीज़ से अगर आपको लो शुगर अवॉइड करनी है, तो आपको इंसुलिन या गोली की मात्रा, अपना खाना कितना खा रहे हैं, और फिजिकल एक्टिविटी, तीनों को बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो कि नहीं सर मैं तो दवाइयाँ कम करना चाहता हूँ, एक्सरसाइज बढ़ाना चाहता हूँ, तो आपको लो होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए आपको अपने विशेषज्ञ से मिलके दवाइयाँ या इंसुलिन। क्या डायबिटीज़ से आँखों पे कोई असर आता है? एक ग्लूकोमा करके जो बीमारी है वो डायबिटीज़ से ही होती है। क्या उनके रेटिना पे भी असर आता है? या कहते हैं कि डायबिटीज़ जिसकी हाइपर डायबिटीज़ है उसका सबसे पहले असर आँखों पे आता है। तो ऐसा माना जाता है कि आँखें भी कमज़ोर होती है शुगर से। सर ग्लोकोमा तो होता ही है डायबिटीज़ में ज़्यादा। मैं डायबिटीज़ का जो स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन है, आँख के पर्दे पे जो प्रॉब्लम है, उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। रेटिना मतलब आँख का पर्दा। तो रेटिना में छोटी छोटी नसें होती हैं, वेसल्स होती हैं। तो जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि पूरे बॉडी में वेसल्स अफेक्ट होती हैं। तो डायबिटीज़ से जो वेसल्स अफेक्ट होती हैं वो आँखों के पर्दे में बाहर की तरफ होती हैं। जैसे अगर हमारा ये आँख का पर्दा है, तो बाहर की तरफ वो वेसल्स अफेक्ट होंगी और धीरे 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 वो अंदर अफेक्ट करती हैं। हमको जब देखने के लिए जो चाहिए होता है वो बहुत थोड़ा सा हिस्सा चाहिए होता है। तो जब तक एक डायबिटिक पेशेंट को अफेक्ट होता है, तब तक 4 से 5 साल का डैमेज हो चुका होता है। तो इसको पकड़ें कैसे? जैसे कि अगर डायबिटिक पेशेंट से हम हर साल ये पूछ सकते हैं कि आपको आंखों में देखने में कोई मक्खी मच्छर जैसा तैरता हुआ दिखता है क्या, या आपको एकदम अचानक से धुंधला दिख रहा है क्या, या आपकी पावर बहुत जल्दी चेंज हो रही है। तो ऐसे केसेस में आप को मतलब उस पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। और अगर किसी को किडनीज अफेक्टेड हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, तो उसमें रेटिनोपैथी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जिसमें आपने बोला ग्लोकोमा। ग्लोकोमा मतलब काला मोतिया। ग्लोकोमा में क्या होता है कि एक ओपन एंगल होता है, एक क्लोज एंगल। हमको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, लेकिन ग्लोकोमा में क्या होता है, आँख के प्रेशर बढ़ जाते हैं। तो आँख के प्रेशर तभी बढ़ते हैं जब आँख के जो फ्लूइड्स हैं वो अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाते। तो डायबिटीज़ में जो फिल्टरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी पुअर हो जाती है, प्लस कभी कभी प्रेशर्स ज़्यादा बनने की टेंडेंसी होती है। तो दोनों ही केसेस में डायबिटीज़ में होता है, तो उसमें देखने में थोड़ा दिक्कत होती है, और जो फील्ड ऑफ विजन है, जो दिखता है, वो भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। लेकिन जरूर मैं अपने ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि आपको साल में एक बार ग्लोकोमा या काला मोतिया का भी और आँख के पर्दे की जांच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही एसिम्प्टोमेटिक है, इनके कोई लक्षण नहीं है। लेकिन जब तक आपको लक्षण आएंगे तब तक 4-5 साल का डैमेज हो चुका होगा। अक्सर
अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपने किसी से भी कहा और आपने अपने पड़ोसी से भी कहा या अपने दोस्त से भी कहा, अपने जानने वाले से भी कहा तो कि मेरे को डायबिटीज़ है, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि यार घूमना शुरू कर दो, सुबह सुबह वॉक करना शुरू कर दो। तो क्या आपको लगता है कि ब्रिस्क वॉक करना और वॉक करने से डायबिटीज़ पे असर आता है, डायबिटीज़ का लेवल कम होता है, या वाकई में डायबिटीज़ को रिवर्स करने में घूमना बहुत बड़ा साधन हो सकता है किसी भी इंसान के लिए? अगर आपकी डायबिटीज़ थोड़े से माइल्ड लेवल की है, HbA1c 7-7.5% है, खाली पेट की शुगर 150 के आसपास आ रही है, 2 घंटे बाद वाली 180 आ रही है और 7% के नीचे HbA1c है, तो हाँ बिल्कुल घूमने और डायबिटीज़ डाइट पे कंट्रोल रखने से आपकी बिल्कुल रिवर्स हो सकती है और कंट्रोल भी हो सकती है। लेकिन घूमने के साथ साथ खाने पे परहेज़ करनी पड़ेगी। हम इंडियंस का खाने पे कंट्रोल थोड़ा मुश्किल होता है, तो बिल्कुल रिवर्स हो सकती है और कंट्रोल भी हो सकती है, या आप डायबिटीज़ की दवाइयाँ या इंसुलिन से भी बच सकते हो अगर आप फिजिकली एक्टिविटी करो। और ये घूमना, कितना घूमें, कैसे घूमें, हर मिनट हर दिन कितना घूमें, वीक में कितना घूमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। तो मैं जरूर ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, सिर्फ घूमने से कंट्रोल नहीं होगा। घूमना जो होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए। लेकिन आप भले 4000 स्टेप ही चलो, मतलब 2 किलोमीटर ही चलो, लेकिन वो जो 2 किलोमीटर चलना है वो एटलीस्ट थोड़े से ऐसा होना चाहिए कि आपको पसीना आए। मतलब 1 किलोमीटर कम से कम आप 10 मिनट या 11-12 मिनट में करो। ये नहीं कि आप 1 किलोमीटर 20 मिनट में कर रहे हो, 5 किलोमीटर आप 1 घंटे में कर रहे हो। ब्रिस्क वॉकिंग, बिल्कुल धड़कन भी तेज होनी चाहिए, पसीना भी आना चाहिए, और ऐसी ब्रिस्क वॉकिंग या माइल्ड जॉगिंग प्लस वॉकिंग आपको 30 मिनट्स पर डे करनी है, और हफ्ते में आपको मिनिमम 150 मिनट पर वीक करनी है। ये हमारी सोसाइटीज़ और जो भी एकेडमिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये बोलती हैं कि आपको मिनिमम 150 मिनट्स पर वीक करना है, और 10,000 स्टेप्स पर डे वुड बी गुड। डायबिटीज़ की सबसे बड़ी दवाई है मेटफोर्टिन, जिसकी अलग अलग ग्रेड है। कहते हैं कि मेटफोर्टिन की ज़्यादा यूज़ करने से किडनी पे असर आता है, और अगर किडनी पे असर आता है या बाकी जो दवाइयाँ हैं उसके कारण, बाकी कहा जाता है कि मनुष्य के जितने भी किडनी है, लीवर हैं, आते हैं, इनके ऊपर उन दवाइयों का असर आता है, जो शुगर की जितनी भी दवाई ली जाती है। तो क्या ये वाकई में मिथ है कि कहा जाता है कि जितने भी किडनी के पेशेंट हैं उनकी मेटफोर्टिन बंद कर दी जाती है या मेटफोर्टिन की मात्रा को कम कर दिया जाता है? तो इसका मतलब क्या किडनी पे असर आता है इन दवाइयों का? ये बिल्कुल अदर वे अराउंड है कि अगर मेटफॉर्मिन से, मेटफॉर्मिन से किडनीज अफेक्ट, किडनी जब अफेक्ट होती हैं तो मेटफॉर्मिन को हमको स्टॉप या मॉडिफाई करना होता है। अगर हम किडनी किसी की अफेक्ट है और उसमें हम मेटफॉर्मिन को कंटिन्यू करते रहेंगे एडवांस स्टेज में भी, तो मेटफॉर्मिन उसको अफेक्ट करेगी। तो जैसा कि मतलब सिंपल टर्म्स में हम बात करें तो किडनी का टेस्ट जो ज्यादातर लोगों को पता होता है वो होता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन से हम ये निकालते हैं कि किडनी कितना छान रही है, मतलब यूरिन कितना बन रहा है। तो अगर किसी का क्रिएटिनिन 1.4 1.5 के ऊपर जा रहा है तो मेटफॉर्मिन की डोज को हाफ कर देना चाहिए। जैसे कि मेटफॉर्मिन की डोज मैक्सिमम 2000 होती है, तो किसी की 2000 चल रही है तो आप 1000 कर दीजिए, किसी की 1000 चल रही है तो 500 कर दीजिए। लेकिन जैसे ही क्रिएटिनिन 1.82 पहुंच रहा है, उसका GFR करके एक टर्म होती है, वो अगर 30 के नीचे जा रहा है तो आपको मेटफॉर्मिन बंद करनी चाहिए। नहीं तो उसमें फिर रीनल कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चांस, जैसे कुछ टेक्निकल टर्म्स के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम दवाइयों की बात करें तो दवाइयां ऑर्गन्स नहीं खराब करती, लेकिन ऑर्गन्स अगर खराब हुए हैं डायबिटीज से तो हमें उनकी डोज को चेंज करना चाहिए। क्या सिगरेट, अल्कोहल, बियर शुगर बढ़ाते हैं? सिगरेट, अल्कोहल, बियर जो सारी चीज हैं ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाते हैं, क्योंकि तीनों ही चीज जो आपने बताई उसमें ऐसा तो है नहीं कि कैलोरीज ज्यादा हैं। अल्टीमेटली डायबिटीज जो है वो कैलोरीज का खेल है। जो चीज कैलोरीज को गड़बड़ करेंगी वो शुगर्स को बढ़ाएंगी। लेकिन खासकर इन तीनों में अगर एक प्रोडक्ट आप चुनने बोलेंगे जो सबसे खराब है वो है सिगरेट, क्योंकि सिगरेट से सीधा जो हमारे ब्लॉकेज हैं आर्टरीज की वो 2 गुना से 5 गुना हो जाती हैं। तो जो लोग सिगरेट्स भी पी रहे हैं और डायबिटिक्स भी हैं उनमें हार्ट अटैक के चांसेस नॉर्मल आदमी से, जो कि सिगरेट सिर्फ पीते हैं, उनसे 2 गुना से 5 गुना है। और अगर आपको डायबिटीज है तो आपको जो हार्ट अटैक्स होंगे वो उनमें दर्द नहीं होगा। तो कई बार जो बोलते हैं ना साइलेंट हार्ट अटैक्स हो गए, तो वो सब उन पेशेंट्स को होते हैं जो कि डायबिटिक होते हैं। एक और मिथ है कि डायबिटीज से इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और ये भी माना जाता है कि डायबिटीज़ से इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपको लगता है कि इम्यूनिटीज़ कम होने से, डायबिटीज़ के बढ़ने से कैंसर की बीमारी बढ़ सकती है या कैंसर की बीमारी हो सकती है?
डायबिटीज से कुछ कुछ कैंसर्स होने की रिस्क है, लेकिन डायरेक्ट लिंक कैंसर्स का नहीं है। जो मेडिकल स्टडीज हैं या साइंटिफिक स्टडीज हैं उसमें डायबिटीज को एज ए कैंसर की रिस्क नहीं माना गया है। ना डायबिटीज, हाँ, अगर किसी को कैंसर से कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं या इन्फेक्शंस हुए हैं या इम्यूनिटी रिलेटेड कोई इवेंट्स हुए हैं तो वो फिर बढ़ जाते हैं। लेकिन एज सच अगर आप मुझसे पूछें कि डायबिटीज से कैंसर की रिस्क, तो उसका कोई लिंक नहीं है। नहीं। अंत में हमारे दर्शकों को आप ऐसी क्या राय देना चाहेंगे कि डायबिटीज़ से वो छुटकारा पा सकें? डायबिटीज़, अगर उसको डायबिटीज़ है तो बेहतर लेवल पे डायबिटीज़ को रख सकते हैं। मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि आप खाना टाइम पे खाना सीखिए, है ना। मतलब लोग को डाइटिंग और एक्सरसाइज तो तब आप बोलेंगे कि जब वो खाना टाइम पे खाएंगे। तो जो भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मेरा सबसे पहले उनका ये होता है कि आप खाना टाइम पे खाइए। जो मेजर मील्स हैं, जैसे ब्रेकफास्ट 8 बजे, 8 से 9 बजे, लंच 2 से 3 बजे और डिनर 8 से 9 बजे, मतलब 6-6 घंटे का गैप तीनों खाने में, और बीच में 2 स्नैक, जैसे 11 बजे और 5 बजे आपने स्नैकिंग कर ली। दूसरा बड़ा मैसेज कि जब आज के बाद जो भी इस ऑडियंस सुन रही है, उनको जो चपाती या चावल या जो भी खाते हैं उनको बिना सलाद के नहीं खाना, क्योंकि सलाद से आपका शुगर का लेवल जो कंट्रोल होगा वो जरूरी है। तीसरा जो फिजिकल एक्सरसाइज है, भले 2 किलोमीटर चलिए लेकिन उसको ब्रिस्क वॉकिंग और ऐसे चलिए कि आपको पसीने आए। और खाने के बाद अगर आप अपने घर के अंदर ही अगर थोड़ा टहल सकते हैं या खाने के बाद 10-15 मिनट टहल सकते हैं तो उससे आपके शुगर लेवल्स पे बहुत फर्क पड़ेगा। और चौथा जो लास्ट मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी खाने के फूड्स हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि आपको ये खाना खाना है नहीं खाना है। जो खराब फूड्स हैं, जैसे जो डायबिटीज के फ्रूट्स हैं जिससे शुगर बढ़ती है या मिठाइयाँ, उसको लिमिट करके खाइए। ज़्यादातर देखा गया है कि किसी भी आदमी को हम कोई चीज़ करने के लिए मना करेंगे तो वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तो ठीक करेगा, उसके बाद 6 महीने के बाद जितना जो कंट्रोल किया है सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो बेटर है हम लोगों को ये बताएं कि आप डायबिटीज़ में चीज़ें खा सकते हैं, बट कुछ चीज़ लिमिट में खानी है। जैसे कि हमने फ्रूट्स में देखा था कि कुछ एक खाना है, कुछ आधा खाना है, कुछ 1/4 खाना है। और अपने को जो फूड्स चुनने हैं वो सारे वाइट कलर को हमको कम से कम चुनना है। वाइट मतलब मैदा वाले, पास्ता, पिज्जा, तंदूरी रोटी और जो नमकीन हो गई, मोमोज हो गए, बिस्किट्स हो गए, नूडल्स हो गए, जो भी चीज आपको व्हाइट दिख रही है उसको आप ब्राउन करिए। जैसे आटा जो है उसमें मैदा के बजाय या गेहूं के बजाय आप उसको मोटे अनाज का कर लीजिए, रागी का आटा कर लीजिए। नूडल्स भी हैं तो कोशिश करिए कि बहुत शौकीन है तो व्हीट वाले ले लीजिए, राइस के बहुत शौकीन है तो ब्राउन कर लीजिए, और सैलेड्स के साथ प्रोटीन के साथ मिला के खाइए ताकि जो शुगर स्पाइक है वो कम से कम हो। तो ये 4 मैसेजेस मैं ऑडियंस को देना चाहता हूँ। और आई थिंक अगर हम 10%, 20% भी करना चाहें तो चेंज धीरे धीरे काफ़ी एक हेल्दी रेवोल्यूशन और इस डायबिटीज़ पेंडेमिक से हम सभी को बचा सकते हैं। तो कोविड से तो सब डर गए और कोविड से निकल भी गए, लेकिन ये जो आने वाला डायबिटीज़ का पेंडेमिक है इससे भी लोगों को डरना चाहिए और बचना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि मैं फिट हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे डायबिटीज़ से कुछ नहीं करना, डायबिटीज़ तो ऐसे ही बीमारी है, ऐसा नहीं समझना है। हमें डायबिटीज़ को सीरियसली लेना है और कॉम्प्लिकेशंस के लिए निरंतर स्क्रीन करना है और फूड हैबिट्स और एक्सरसाइज से बचना है। अगर आप फूड हैबिट्स और एक्सरसाइज ठीक रखोगे तो हो सकता है डायबिटीज़ की दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़े, डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हो तो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़े, और ये भी कर रहे हो तो हो सकता है इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़े। तो धन्यवाद, और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ टीम की तरफ से आपको, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता को पहुँचे और कुछ ना कुछ अपने वो इस चीज़ को अपने हैबिट में लाएं। और थैंक यू अपडेट इंडिया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड होपफुल फॉर ए डायबिटीज़ फ्री इंडिया। थैंक यू। चर्चा कर रहे थे डॉक्टर अभिषेक प्रकाश से, जो कि हाँ विशेषज्ञ हैं डायबिटीज़ के, और हमको बता रहे थे कि आप अपनी फूड हैबिट्स को बदलिए, फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, मोटा अनाज खाइए, और अगर आपको फ्रूट्स खाने का शौक़ है तो उसकी मात्रा को अपने तरीके से बनाइए कि आप आनंद ज़रूर लीजिए उस फ्रूट का, परंतु कम लीजिए ताकि आपकी शुगर ना बढ़े। साथ ही ब्रिस्क वॉक कीजिए। और एक चीज़ और भी है कि आप जो अगर स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो ये सोच कर चलिए कि आपका जो काम है वो आपकी आवश्यकता है, उसको स्ट्रेस मत पालिए उसके लिए। और एक चीज़ और भी है कि आपके शरीर में मिठास को कम कीजिए और आपकी बोली में मिठास को बढ़ाइए ताकि लोग आपको पसंद करें। धन्यवाद आप सभी का। देखते रहिए अपडेट इंडिया।